हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडू ब्रेन में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 4 हीट, है कि नहीं। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1, 2, 3 को कर लिए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, एक बार आप पहले वाले चैप्टर को कर लेंगे ताकि यहाँ से आपको पढ़ना आसान हो जाएगा और सारे चीज़ आपको समझ में आएगा, है कि नहीं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, हीट पढ़ेंगे। और वो भी हीट चैप्टर आपको सुनते ही लगेगा क्या, बहुत सिंपल चैप्टर है। देखिए उसका हेडिंग भी कितना छोटा है, जितना छोटा हेडिंग है चैप्टर भी आपका छोटा है और समझना भी आपके लिए बेहद आसान है। हम लोग एक एक टॉपिक को इतने इजीली तरीके से समझेंगे, इमेज को रिलेट करके समझेंगे ताकि आपको कोई भी चीज़ ऐसा ना लगे कि मुश्किल है कि नहीं। हम लोग एकदम पूरे विश्वास के साथ ये चैप्टर को जब स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको एक एक चीज़ हम लास्ट में आपसे पूछेंगे कि क्या आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आया कि नहीं आया। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कौन कौन सा हम लोग का टॉपिक है और फिर देन उसके बाद एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए चैप्टर का एंड करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर आपका हीट है। देखिए कौन कौन सा हम लोग को इसमें पहले टॉपिक पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि टॉपिक में फर्स्ट जो टॉपिक होगा वो टेम्परेचर होगा, है कि नहीं। हीट पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर कैसे नहीं आएगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना होगा, टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर के बारे में जानेंगे। देखिए टेम्परेचर से हमारे माइंड में क्या आता है। टेम्परेचर जब हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में आता है कोल्ड होगा, हॉट होगा, वार्म होगा, है कि नहीं। तो ये सब हमारे माइंड में घूमता है टेम्परेचर के हिसाब से। तो ये सब चीज़ का भी हम लोग बात करेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है, कोल्ड क्या होगा, हॉट क्या होगा, वार्म क्या होगा, इसका भी डिस्कशन करेंगे। और वो सारा चीज़ आपको दिखाएंगे कि देखिए जब हॉट होगा तो कैसे ऊपर की तरफ ये भागेगा, उसका मेजरमेंट कैसे ऊपर की तरफ भागेगा, कोल्ड होगा तो कहाँ जाएगा, वार्म होगा तो कहाँ जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग टेम्परेचर में बात करेंगे। जब टेम्परेचर हो जाएगा उसके बाद हम लोग बात करेंगे मेजरिंग टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को मेजर करेंगे। अरे ऐसे कैसे फील करेंगे कि इसका टेम्परेचर कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है। जब तक मेजर नहीं करेंगे तब तक यकीन नहीं होगा। अरे इसका टेम्परेचर इतना है, तो मेजर करेंगे तो हमको यकीन हो जाएगा कि टेम्परेचर इसका इतना है। तो मेजर भी हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थर्मोमीटर, यानी कि मेजर तो भी इसी से करेंगे, तो उसका क्या पढ़ेंगे हम लोग, थर्मोमीटर क्या होता है कि नहीं। तो हम लोग जब हीट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे पहले क्या आया, टेम्परेचर के बारे में। फिर उसके बाद मेजरिंग टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को मेजर कैसे करेंगे। फिर उसके बाद आपको थर्मोमीटर, थर्मोमीटर क्या होता है। जब थर्मोमीटर पढ़ेंगे तो उसका टाइप्स पढ़ेंगे, कितने तरह का थर्मोमीटर होंगे, यानी कि थर्मोमीटर का आप टाइप्स देखेंगे तो 2 तरह का मिल जाएगा। कौन कौन सा, तो आपको एक क्लिनिकल थर्मोमीटर, जिससे हम लोग का ह्यूमन बॉडी का क्या होता है, टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। यानी कि 2 तरह का थर्मोमीटर होगा, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर और दूसरा क्या होगा, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, है कि नहीं। जो अदर चीज यानी कि केमिकल रिएक्शन ये सब हो रहा है तो उसमें मेजरमेंट करने के लिए उसका यूज करते हैं, और ह्यूमन बॉडी के लिए यूज जो करते हैं उसको क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलेंगे। तो 2 तरह के हम लोग थर्मोमीटर के बारे में बात करेंगे। जब ये थर्मोमीटर का बात हो रहा है तो उसका रीडिंग कैसे होगा उस पर भी बात कर लेंगे, है कि नहीं। रीडिंग उसका देखेंगे तभी तो हमको अंदाजा लगेगा कि कैसे उसका कितना मेजरमेंट हुआ। तो हम लोग थर्मोमीटर का रीडिंग के बारे में भी बात करेंगे। जब वो हो जाएगा हम लोग का, तो देखिए एक और टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है फ्रीक्वेशन फॉर द क्लिनिकल थर्मोमीटर, यानी कि क्लिनिकल थर्मोमीटर को कैसे हम लोग को रखना है, क्या उसके लिए सावधानी बरतना है, वो बात को भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, आराम से बस बने रहिए, आप सारे चीज को एक्सप्लेन करते हुए सारे चीज को आप समझ जाएंगे। तो क्या पढ़ना है उसके लिए, हम लोग प्रिकॉशन देखना है, यानी कि उसके लिए क्या क्या सुरक्षा चाहिए, क्या क्या हम लोग का तरीका अपनाना होगा। किसके लिए, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर के लिए। जब इसके बारे में करेंगे तो एक क्यों छोड़ेंगे, क्लिनिकल के बारे में करेंगे तो लेबोरेटरी वाले के बारे में भी करेंगे, सिंपल सा बात। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। फिर देखिए उसके बाद क्या लिखा गया है, ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कि हीट का ट्रांसफर कैसे होगा। चैप्टर हीट पढ़ रहे हैं तो हीट के बारे में तो जानना ही है। तो ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कि एक चीज से दूसरा चीज में हीट कैसे ट्रांसफर होगा। देखिए सिंपल सा बात रहेगा इसमें, और एक एक चीज को विजुलाइज करते हुए आप चलेंगे। सावधानी बस इतना ही करना है कि अब ये नहीं कि हम इधर से बताएं आप करने लगिए, तो क्या होगा फिर आप समझिएगा। देखिए जैसे पहला नंबर आप देखिए कंडक्शन में आपको बताया जाता है क्या, कि कंडक्शन में हम लोग ऐसे चीज का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई फ्लेम हम जला रहे हैं और आयरन का रॉड लिए और उस फ्लेम के पास ले गए, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि आयरन का इस सिरे को तो हम ले गए हैं वहां फ्लेम के पास, लेकिन पता चलेगा कि जहां पकड़े हुए हैं ना वो भी हीट हो गया। अरे वाह,
ये क्या हो रहा है? तो ये तो फिर चमत्कार हो रहा है। नहीं, ये चमत्कार नहीं हो रहा है, वो कंडक्टर के कारण ऐसा होता है कि आप यदि उसको क्या किए, फ्लेम के पास ले गए, तो ये वाला पार्ट भी आपका क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, कंडक्टर है। कंडक्टर क्या करता है, तो हीट को अलाउ करता है। और वही इंसुलेटर रहेगा तो फिर कोई बात नहीं, चलते रहो, है कि नहीं। तो वो सब बात हम लोग करेंगे कि कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है और रेडिएशन क्या होता है। यानी कि ट्रांसफर ऑफ हीट का ये तीन मीडियम है। कौन कौन सा, तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, और ये तीनों पे चर्चा होगा। जब ये हम लोग कर लेंगे उसके बाद दो टॉपिक इंपॉर्टेंट आएगा। एक आपका आएगा सी ब्रिज क्या होता है और दूसरा आएगा लैंड ब्रिज क्या होता है। ये भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि सी ब्रिज क्या होगा और लैंड ब्रिज क्या होगा। बहुत सारे लोग का वहां पर जाने के बाद क्या होता है, माइंड में घूमने लगता है, क्लियर ही नहीं होता है कि सी ब्रिज किसको बोलेंगे और लैंड ब्रिज किसको बोलेंगे। एकदम क्लियर होगा। देखिए बस आप क्या करेंगे, एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे, जो आपको लगेगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको आप नोट भी करेंगे, है कि नहीं। बार बार आप वीडियो तो नहीं ना देखेंगे, क्या करेंगे, रिवीजन अपने नोट्स कॉपी से करेंगे। अब देखिए जब हम लोग ये पढ़ लेंगे सी ब्रिज क्या होता है, लैंड ब्रिज क्या होता है, देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे काइंड ऑफ क्लॉथ्स वी वियर इन विंटर एंड समर। यानी कि कुछ हम लोग क्लॉथ में भी देखेंगे अलग अलग टाइप का क्लॉथ, यानी कि हम लोग विंटर में कौन सा क्लॉथ यूज करेंगे और समर में कौन सा क्लॉथ यूज करेंगे। अब आप ऐसा सोचे होंगे, देखिए कि अभी हम लोग क्या स्वेटर पहन के पढ़ा रहे हैं, कुछ दिन पहले आप देखे होंगे टी शर्ट पे पढ़ाते थे। अरे कारण है कि नहीं, पढ़ाना भी तो है। अब ये नहीं कि पता चला कि बीचे में कांपने लगे। तो ये सब क्या आप देखे होंगे कि काइंड्स ऑफ क्लॉथ में आप देखे होंगे कि अलग अलग तरीके का क्लॉथ, समर के लिए अलग है, विंटर के लिए अलग है, रेनी सीजन के लिए अलग है। उसके पीछे लॉजिक क्या है वो भी बात हम लोग करेंगे, है कि नहीं। ये सब चीज हीट से रिलेट करता हुआ आपको मिलेगा, तो एक भी चीज इधर उधर नहीं होगा, सारे टॉपिक को कवर करेंगे और एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब देखिए ये सब हमारा टॉपिक रहा, अब एक एक टॉपिक का हम लोग बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए अब यहां से स्टार्ट होता है हमारा टेम्परेचर, है कि नहीं। अब आपका टेम्परेचर अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि चैप्टर अब यहां से स्टार्ट होता है टेम्परेचर। अब थोड़ा सा माइंड हम लोग को कूल करके सोचिए। देखिए कि टेम्परेचर जब पढ़ते हैं तो हम लोग के माइंड में दो चीज आता है, अरे ये चीज हॉट होगा, ये चीज कूल होगा, ये चीज वार्म होगा, है कि नहीं। तो ये सब हम लोग को रिलेट करता है कि यानी कि टेम्परेचर के बारे में सोचने के लिए। तो देखिए क्या है, कोई चीज हॉट है, कोल्ड है, तो इसका मतलब क्या है, उसका हम लोग टेम्परेचर इंडिकेट कर रहे हैं, ये बात आपको बता रहा है। फिर देखिए उसके बाद यदि समझा जाए तो क्या लिखा, द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए सबस्टांस इज कॉल्ड टेम्परेचर। थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि किसी चीज का आप क्या कर रहे हैं, हॉटनेस उसका मेजर कर रहे हैं या कोल्डनेस मेजर कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। यानी कि वो कितना गर्म है यदि उसका आप अंदाजा लगा रहे हैं, या वो कितना ठंडा है उसका अंदाजा लगा रहे हैं, तो वही क्या है, आपका टेम्परेचर है। क्या है वो, टेम्परेचर है। यही बात को बताया गया कि द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, है कि नहीं, ऑफ ए सबस्टांस इज कॉल्ड टेम्परेचर। यानी कि कोई भी आप सबस्टांस लिए हैं उसका कितना टेम्परेचर हॉट है या लो है कि नहीं, कोल्डनेस है, उसका हम लोग अंदाजा लगाते हैं, उसी को हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं। और वहीं से तो पता लगता है यार ये टेम्परेचर इतना डाउन हो गया, तब फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, स्वेटर के ऊपर स्वेटर डालने लगते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, द डिवाइस दैट इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए सबस्टांस इज कॉल्ड थर्मोमीटर। यानी कि वैसा डिवाइस जो क्या करता है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोमीटर। क्या लिखा गया है कि द डिवाइस दैट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ ए सबस्टांस इज कॉल्ड थर्मोमीटर। यानी किसी सबस्टांस का टेम्परेचर मेजर करना होगा तो हम लोग थर्मोमीटर का यूज करेंगे। ये सिंपल सा बात है कि नहीं। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट में बात करते हैं, नेक्स्ट में क्या दिखाया गया है। नेक्स्ट में आप इमेज को देखेंगे तो एकदम आपको क्लियर हो जाएगा कि देखिए कोई चीज आपका कोल्ड है तो उसका टेम्परेचर देखिए डाउन है कि नहीं, इसी लेवल पर है। फिर वही देखिए वार्म है तो यहाँ पे आ गया, उसका लेवल बढ़ गया। और वही हॉट का देखिए रेड जोन में ला दिया, है कि नहीं, यहाँ पे ला दिया, यानी कि इसका टेम्परेचर देखिए भला कितना है। तो ये सब हम लोग का टेम्परेचर दिखाया गया है कि जब कोल्ड रहेगा तो टेम्परेचर किस तरह से रहेगा, वार्म रहेगा तो किस तरह से रहेगा, और वही जब आपका वार्म से हॉट होगा तो एकदम रेड जोन में आ गया, है कि नहीं। तो ये सब आपका टेम्परेचर है। ये सब सिंपल चीज है। आप इमेज इसीलिए हम बनाते हैं ताकि इमेज देखेंगे हमको बताने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आप ये चीज को देख के ही समझ जाएंगे, है कि नहीं। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट का बात करते हैं।
नेक्स्ट में आपको बताया गया क्या, देखिए इसमें आपको टेम्परेचर का मेजरमेंट कैसे, जैसे थर्मोमीटर का अभी बात हो रहा है, तो थर्मोमीटर में कैसे डिनोट किया जाता है, जैसे एक कोल्ड की बात कर रहा है यानी कि ठंडा का बात कर रहा है, तो इसका टेम्परेचर आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर है इसका, है कि नहीं। और वही देखिए रेड जोन यानी कि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 100 के अप्रॉक्स चला गया टेम्परेचर, तो एक देख रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर रेड में आ गया, यहाँ का कोल्ड, यानी कि एक ठंडा है तो एक क्या है, कोल्ड है, तो एक हॉट है, सिंपल सा बात। फिर देखिए यहाँ पे फारेन डिग्री हाइट में, यानी कि देखिए दो तरह से हम लोग मेजरमेंट करते हैं, एक डिग्री सेंटीग्रेड में, है कि नहीं, और एक फॉरेन हाइट में, तो ये दो चीज में हम लोग मेजरमेंट करते हैं। ऐसे देखा जाए तो टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है कि नहीं, जो टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है वो केल्विन होता है कि नहीं। तो लेकिन फिर भी हम लोग ये दो मेजरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि डिग्री सेल्सियस कौन सा होगा और फारेनहाइट कौन सा होगा। तो देखिए ये सब जो मेजरमेंट किया गया है 98.6 फारेनहाइट में किया गया है, और एक किस में किया गया है, तो 36.8 यानी कि 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड में किया गया है। ये सब चीज हमको याद रहना चाहिए, है कि नहीं, कि जैसे कोई भी चीज का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो एक कोल्ड है हॉट है, तो हॉट वाला का तो ज्यादा रहेगा, ओबियस सी बात है, और दो चीज में आपको रिप्रेजेंट किया गया रहेगा, तो आपको उसी में देखना है कि उसका कितना है और इसका कितना है। तो देखिए दो चीज में रिप्रेजेंट किया गया है, एक आपका डिग्री सेंटीग्रेड में और एक फारेनहाइट में किया गया है। तो ये सब सिंपल बात है कि नहीं। और फिर देखिए नेक्स्ट में आपको क्या लिखा गया, मेजरिंग टेम्परेचर, यानी कि हम लोग टेम्परेचर को मेजर कैसे करेंगे उसके बारे में आइडिया हमको होना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर में क्या लिखा गया है कि थर्मोमीटर आर यूज, यानी कि थर्मोमीटर जो होता है आर ऑफ टू टाइप्स। थर्मोमीटर कितने टाइप के होंगे, तो दो टाइप के होंगे। ये तो बात हम अभी बता दिए आपको इंट्रोडक्शन में ही, क्या कि जो थर्मोमीटर होंगे वो दो तरह के होंगे। कौन कौन से होंगे, तो एक आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर होगा और दूसरा लेबोरेटरी थर्मोमीटर होगा। देखिए फर्स्ट को क्लिनिकल थर्मोमीटर और सेकंड क्या है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, है कि नहीं। ये दो तरह का आपका थर्मोमीटर है, एक क्लिनिकल और दूसरा लेबोरेटरी। अब ये सब चीज याद रहना चाहिए, सिंपल सिंपल है, आप ये नोट करते हुए चलेंगे। अब नोट करेंगे तो आपको क्या होगा कि यहाँ सब चीज आप हाईलाइट करते जाएंगे, तो आपको एकदम क्या होगा, ये रेड वाला जो है ना सब डिफाइन आपको याद रहना चाहिए, ये सब आप अंडरलाइन करते जाएंगे। अब बताया गया क्लिनिकल थर्मोमीटर, तो क्या बताया गया कि यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी का हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं उसको क्लिनिकल थर्मोमीटर में मेजर करते हैं। कौन सा थर्मोमीटर में, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर। फिर उसके बाद आपको बताया गया लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर में क्या करेंगे, तो इसमें भी तो कुछ मेजर करेंगे और टेम्परेचर ही करेंगे, ओबियस सी बात है क्योंकि थर्मोमीटर है कि नहीं। तो फिर देखिए क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, यानी कि अलग अलग ऑब्जेक्ट का हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं। किस में करते हैं, तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर में हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट का मेजर करते हैं टेम्परेचर, और क्लिनिकल वाले से हम लोग क्या करते हैं, तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो ये सब चीज हम लोग को क्लियर रहना चाहिए, पता रहना चाहिए, है कि नहीं। तो ये सब हम लोग को पता रहना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी का मेजर करना होगा तो क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करेंगे, और यदि कोई भी कॉमन ऑब्जेक्ट का करना होगा तो हम लोग उसके लिए क्या यूज करेंगे, तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोनों को थोड़ा सा देख लेते हैं, तसल्ली मिलेगा दिल को, है कि नहीं। तो ये देखिए हम लोग का ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड में लिखा गया है कि नहीं। ये थर्मोमीटर हम लोग का दिया गया है, और ये भी थर्मोमीटर। देखिए दोनों तरह का आप थर्मोमीटर देखे होंगे, ये सब थर्मोमीटर पहले आता था, अब ये तो आ गया इसलिए कि आप घर पे भी रखे रहेंगे तो मेजर करेंगे, तो अब डॉक्टर को बुलाने का जरूरत नहीं है चेक कराने का। इसको क्या करते थे पहले हम लोग, इस वाले को पहले क्या करते थे कि ले करके जिभ के नीचे ऐसे दबा के रखते थे 1 मिनट तक, फिर उसके बाद क्या करते थे, निकालते थे और देखते थे कि टेम्परेचर कितना है। उसमें अंदाजा भी नहीं लगता था कितना टेम्परेचर है कितना नहीं है, लेकिन इसमें एकदम क्या करता है, डिजिटली शो कर देता है, तो हम लोग को भी क्लियर हो जाता है, अंदाजा लग जाता है, और किसी का दिखाने का जरूरत नहीं है, हम लोग खुद से देख लेते हैं, है कि नहीं। तो इस वाले से थोड़ा सा यही डिफरेंसेज हो गया, ये आ गया तो क्लियर कट हम लोग को सारा चीज का आइडिया देने लगा, है कि नहीं। ये सब बात हम लोग को पता रहना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब ये हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे। देखिए क्या, ये आपका टेम्परेचर के लिए हो गया, और दूसरा देखिए क्या है, रीडिंग ऑफ थर्मोमीटर, यानी कि थर्मोमीटर का हम लोग रीडिंग कैसे करेंगे, है कि नहीं। थर्मोमीटर का रीडिंग कैसे करेंगे, तो थर्मोमीटर का रीडिंग करने के लिए हम लोग का है, देखिए क्या लिखा गया है, द टेम्परेचर ऑफ रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्या,
यानी कि देखिए पहला नंबर तो थर्मोमीटर का हम लोग रीडिंग कर रहे हैं, तो रीडिंग करेंगे कैसे, तो थर्मोमीटर का हम लोग रीडिंग करेंगे अलग अलग तरीके से, यानी कि उसका रेंज, जैसे मान लीजिए कोई चीज रीडिंग कर रहे हैं तो उसका आपका रेंज रहना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक का वो रेंज है जहाँ पे थर्मोमीटर का टेम्परेचर लाइक करेगा। तो वही लिखा हुआ है कि रीडिंग ए थर्मोमीटर, लिखा गया कि द टेम्परेचर रेंज ऑफ ए क्लिनिकल थर्मोमीटर इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। कहाँ से कहाँ तक है, तो लिखा गया कि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 35 डिग्री से लेकर के क्या 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये आपका रेंज होता है। किसका, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर का, किसका, क्लिनिकल थर्मोमीटर का ये आपका रेंज होगा। कितना से कितना, तो 35 से लेकर के 42। तो फिर हम लेबोरेटरी को क्यों छोड़ेंगे, उसके बारे में भी जान जाएंगे। तो क्या लिखा गया है कि एंड डेट ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर कितना है, तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू कितना 110 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि क्लिनिकल थर्मोमीटर वाले का रेंज थोड़ा ज्यादा है। कितना है, तो -10 से लेकर के 110 तक है इसका, है कि नहीं। तो दोनों में अंतर हो गया, देखिए इसका कितना कम हो गया रेंज, 35 से लेकर 42 तक है, और इसका कितना हो गया -10 से लेकर के 110 तक। तो क्लिनिकल वाले का क्या हो गया, रेंज ज़्यादा है, और इसलिए रेंज ज़्यादा है क्योंकि उसको मेजर करना है। कॉमन ऑब्जेक्ट कहने का मतलब बहुत सारे तरह का ऑब्जेक्ट का मेजर करना है, और ये तो ह्यूमन बॉडी का करना है, तो उसका रेंज लिमिटेड में भी काम चल जाएगा। और याद रखेंगे द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें जो यूनिट लिखा गया है किस में लिखा गया है, तो डिग्री सेंटीग्रेड में लिखा गया है। तो ये बात को भी हम लोग को ध्यान में रखना है कि नहीं। अब देखिए इसका हम लोग क्या क्या, ये थर्मोमीटर का जो रीडिंग है उसके पीछे क्या क्या लॉजिक है, स्टेप 1 स्टेप 2 करके हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। और देखिए ध्यान देंगे थोड़ा, फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा गया है, फर्स्ट स्टेप में आपको लिखा गया है कि नोट द टेम्परेचर ऑफ ए डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। क्या लिखा गया है, जो स्टेप 1 है ना, लिखा गया है कि नोट द टेम्परेचर डिफरेंसेज इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स, यानी कि किसी चीज का इसमें अब जो रेंज है ना, मान लीजिए कि टेम्परेचर जब हम लोग रीड करते हैं तो इसमें दो के बीच में बहुत रेंज रहता है। जैसे मान लीजिए कि सारा चीज आपको लिखना है 10 से लेके 110 तक लिखना है, तो पता चला कि 1 2 3 लिखने लगे तो फिर लाइन लग जाएगा। ये कितना बड़ा हम लोग लेंगे, तो उसका हम लोग रेंज कर लेते हैं कि अच्छा 5 का रेंज ले लेते हैं, 5 होगा उसके बाद 10 होगा, 10 के बाद 15 होगा, उसके बाद 20 होगा, ये 5 का रेंज ले लेते हैं। मान लीजिए ऐसे कि 5 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 20 हो गया, इस तरह से हम लोग रेंज ले लेते हैं। यदि वैसे रेंज ले लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करते हैं, फिर हम लोग कर लेते हैं 10 का रेंज ले लेते हैं। क्या दिक्कत है, ये 10 का 20 30 40 इस तरह से, यानी कि 10 20 30 40 ऐसे इस तरह से हो गए। अब क्या होगा, ये बहुत बड़े बड़े डाटा को भी हम लोग छोटे से स्केल में ले सकते हैं। ये रेंज लेने से फायदा ये है कि नहीं। और फिर देखिए ये आपका जब हो जाएगा तो यानी कि बताया गया कि नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स, यानी कि दो, ये क्या कर रहा है, बिगर मार्क्स कहने का मतलब कि उसके बीच का रेंज जो है थोड़ा ज्यादा है। ये बताया गया आपको स्टेटमेंट, यानी कि स्टेप नंबर 1 में। अब देखिए जब आपका स्टेप नंबर 1 हो जाता है तो अब हम लोग 2 का बात करते हैं। 2 में वही बात, देखिए अभी 2 आया नहीं, लेकिन इसमें देख लीजिए बात को क्या बोला गया कि इसका जो रेंज देख रहे हैं 10 10 का रेंज है, 10 का रेंज इसीलिए है कि नहीं। यहाँ भी आप देख रहे हैं कितना का रेंज है, 10 का है, यहाँ भी क्या है 10 का रेंज है। अब 10 का रेंज नहीं बनाएगा तो पता चलेगा कि बोर्ड को क्या कर गया, क्रॉस कर गया, तो इसलिए क्या करता है 10 का रेंज बनाया जाता है। और 10 का रेंज बनाएंगे तो आप सारा चीज को इसमें डिनोट आराम से कर सकते हैं। और ये तीनों इमेज में भी आप देखिए क्या चीज को कॉमन देख रहे हैं, सब चीज एक जैसा है। अब ये किसके लिए बना हुआ है, तो कोल्ड के लिए बना है, ठंडा है, टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल है। एक किसके लिए है, तो वार्म के लिए है। किसके लिए है, वार्म के लिए है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, किसके लिए है, वार्म के लिए है। अब वो वार्म के लिए क्यों, क्योंकि देखिए थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल है। और ये देखिए रेड जोन में चला गया भला, अब इसको क्या बोलेंगे, तो हॉट वाले में काउंट करेंगे। किस में काउंट करेंगे, तो हॉट वाले में काउंट करेंगे। तो ये सब चीज कॉमन है कि नहीं। लेकिन पहला नंबर स्टेप में हम लोग सीखे क्या, जो हमारा रेंज होगा ना वो थोड़ा अलग तरीके से मांगे, यानी कि बेजर कहने का मतलब क्या, उसका जो रेंज होगा उसको हम लोग एक बिगर रेंज रखेंगे। जैसे मान लीजिए 5 का रखना है, 10 का रखना है, अपने हिसाब से आप रखिएगा, है कि नहीं। ये बात आपको पता रहना चाहिए। फिर देखिए उसके बाद हम लोग आगे
आगे में आपको स्टेप नंबर 2 में बताया गया। स्टेप नंबर 2 में क्या बताया गया, तो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीजन बिटवीन द दीज मार्क्स। अब क्या बताया गया कि नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीजन बिटवीन दीज मार्क्स, यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि उसमें डिवीजन के बारे में भी चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 0 के बाद 10 है, 10 के बाद 20 है, तो डिवीजन कहने का मतलब क्या है कि उसमें आपको तो डिवीजन पता चल गया ना कि यहाँ 0 है और यहाँ 10 है, तो इसके बीच में क्या है, ये 10 का गैप है, तभी तो यहाँ पर जाकर के 10 हो गया। तो वो बात हम लोग को तरीका पता रहना चाहिए कि कितना का वो डिवीजन हो रहा है। यदि मान लीजिए कोई 0 के बाद क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, तो उसका डिवीजन पता रहना चाहिए। तो ये सब बताया जा रहा है। सेकंड में बताया जा रहा है क्या कि नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीजन बिटवीन दीज मार्क्स, यानी कि उस मार्क्स के बीच में, उस इंटरवल के बीच में कितना का डिवीजन हो रहा है, वो बात भी हम लोग को पता रहना चाहिए। तो पता क्यों नहीं रहेगा, ये कोई बड़ा ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर रॉकेट साइंस लग रहा है कि जो आपको पते नहीं चलेगा। अरे आप स्केल नहीं देखे हैं ज्योमेट्री बॉक्स का, बस उसी तरह से सिंपल फंडा है, बस वैल्यू को बड़ा ले रहे हैं ताकि उस रेंज में क्या हो जाए, उतना ही स्केल वाले साइज में ही बड़े वैल्यू को लाई करा सके, है कि नहीं। ये बात को फिर क्या लिखा गया कि इफ देयर आर 5 डिवीजन बिटवीन देम द वन स्मॉल डिवीजन कैन बी रीड बाई 1/5। यदि मान लीजिए कि 5 डिवीजन है, ठीक है, यदि क्या है, एक के बीच में गैप में 5 डिवीजन है, तो उसमें हम लोग मान लेते हैं क्या 1/5 है, यानी कि 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्या है, 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये बात को मेंशन करना है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में लिखा हुआ है कि वॉश द थर्मोमीटर विथ ए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। यदि आप थर्मोमीटर को वॉश कर रहे हैं, धो रहे हैं, तो किससे धोएंगे, तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धोएंगे। किससे धोएंगे, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धोएंगे। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एंड गिव ए फ्यू जर्क्स व्हाइल होल्डिंग फ्रिमली। अब देखिए मान लीजिए कि थर्मोमीटर है, तब ये नटंकी नहीं ना चल रहा है कि ऐसे छोड़ दिए गिरा दिए, है कि नहीं। तो उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा फ्रिमली कहने का मतलब मजबूत तरीके से पकड़ेंगे। अब ये नहीं कि उठा पटक उसको कर रहे हैं, तो फिर वो काम नहीं करेगा, खत्म हो जाएगा। यही बात बता रहा है। तो देखिए पहला स्टेप में आपको बताया गया क्या कि जो उसका रेंज होगा, स्टेप नंबर 1 में आपको क्या बताया गया कि जो उसका रेंज होगा वो थोड़ा सा इंटरवल रखा जाएगा, उसका बिगर मार्क्स होगा, यानी कहने का मतलब कि 5 से 10 का रेंज एक बना देंगे हम लोग। और दूसरे नंबर में आपको बताया गया कि जो उसका रेंज होगा उसमें नोट किया जाएगा कि उसका कितने का डिवीजन है, यानी कि वो कितने कितने इंटरवल पे डिवाइड किया गया है। 5 का है तो उसमें बीच में गैप है, छोटा छोटा लाइन रहेगा, और एक बार 0 के बाद 5 रहेगा, है कि नहीं। और यदि 10 का है तो एक 0 रहेगा, उसके बाद क्या होगा, डॉटेड लाइन रहेगा, और एक बार 0 के बाद 10 रहेगा। उसका डिवीजन किया गया रहेगा, वो क्लियरिटी आपको रहेगा, ये नहीं कि रेंज इधर उधर हो गया, एकदम सब चीज ठीक ठाक चलेगा। वही बताएगा, आपका डिवीजन के बारे में भी बात कर लेंगे। और तीसरा नंबर आपका स्टेप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला गया कि यदि थर्मोमीटर को आप धोते हैं तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धोएंगे। किससे धोएंगे, तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। फिर उसके बाद बोला गया कि गिव हिट ए फ्यू जर्क्स व्हाइल होल्डिंग फ्रिमली। उसमें किसी तरह का जर्क नहीं आना चाहिए। ये नहीं कि आप थर्मोमीटर धोने के बहाने क्या कर दिए, रगड़ दिए, गिरा दिए, फुट फट गया, तो वो सब काम नहीं करना है। आपको थोड़ा अच्छे तरीके से पकड़ के रखना है और उसको वॉश करना है कि नहीं। ये बात को इसमें बताया गया। फिर उसके बाद बताया गया कि इंश्योर दैट द लेवल ऑफ मरकरी फॉल बिलो 35 डिग्री। और हम लोग को देखिए पता रहना चाहिए कि जो मरकरी का टेम्परेचर मेजर करने का आइडिया हो वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, लो में भी, है कि नहीं। अब मरकरी को ही देखिए बहुत सारे लोग को दिमाग में पता चलता है, बस मान लेते हैं, लेकिन साइंस में सारा चीज मानने से काम नहीं बनेगा, उसमें तर्क करना होगा कि ऐसा होगा तो क्यों होगा, उसके बताइए, हमको कारण बताइए कि ऐसा होगा तो क्यों होगा। अब मान लीजिए कि हम लोग थर्मोमीटर में मरकरी ही क्यों यूज करते हैं, उसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि उसका रेंज ज़्यादा है, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक उसका रेंज क्या है, ज़्यादा है, तो उसको यूज करेंगे तो सारा चीज़ को उस पर ले पाएंगे। मान लीजिए कुछ ऐसा सब्सटेंस को ले लिए जिसका रेंज बहुत कम है, तो पता चलेगा उस सारा चीज़ को हम लोग मेजर ही नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम लोग उसको मेजर करते हैं ताकि उसका रेंज ज़्यादा है, ये पता रहना चाहिए। तो वही लिखा कि इंश्योर दैट द लेवल ऑफ मरकरी फॉल बिलो द 35 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि वो इतना नीचे तक उसका टेम्परेचर जाता है। यानी कहने का मतलब सिंपल क्या कि हम लोग मरकरी का इसलिए यूज करते हैं ताकि उसका टेम्परेचर का जो रेंज है वो ज़्यादा है, हमारे लिए सुटेबल रहेगा, है कि नहीं। तो इतना समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा, है कि नहीं। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे ये सब थर्ड स्टेप के बाद। अब देखिए क्या लिखा गया फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप में आपको बताया गया क्या कि नाउ प्लेस द बल्ब, क्या, नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर आवर टंग, ठीक है।
टेक द थर्मोमीटर आउट आफ्टर द 1 मिनट एंड नोट द रीडिंग। अब ये क्या बता रहा है, मेजरमेंट करने का तरीका बता रहा है चौथा स्टेप में, ठीक है। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर एंड द टेम्परेचर शुड बी ऑलवेज स्टेटेड विद द यूनिट ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड। ये कितना समझदारी भरा काम बोल रहा है। ये सब चीज हम लोग कर लिए हैं। आप बच्चा हैं तो ऐसा नहीं कि आप ये 3 महीने का बच्चा है, 4 महीने का बच्चा है, ये सब चीज आप कर लिए हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए कभी कभी आपको फीवर आता होगा तो ये आपका अब तो डिजिटल वाला चल दिया है कि नहीं। पहले वाला वो जो रहता था थर्मोमीटर, क्या किया जाता था कि जेब के अंदर इसको दबा के रखिए, 1 मिनट बाद उसको निकालिए, है कि नहीं, बल्ब की तरफ से दबा के रखना है। 1 मिनट बाद उसको क्या करेगा, उसको देखेगा कि कितना इसका टेम्परेचर है। टेम्परेचर देखेगा तो जब ज्यादा रहेगा तो फिर मारेगा इशारा पेरेंट्स की तरफ, थोड़ा सा गड़बड़ है कि नहीं। तो इस तरह से तो क्या करना है, ये हमको करना है क्या कि जिधर बल्ब है उसका थर्मोमीटर का, उसको दबा के रखना है टोंग के नीचे, और 1 मिनट बाद जब आप निकालेंगे तो आपको टेम्परेचर बताएगा। आप उसको रीड करिए, वो आपका बॉडी का टेम्परेचर होगा। और किस यूनिट में देगा, तो डिग्री सेंटीग्रेड में देगा। किस में देगा, तो डिग्री सेंटीग्रेड में वो शो करेगा। तो वहां से हम लोग फाइंड कर लेंगे कि हमारे टेम्परेचर क्या है, बॉडी का काम भर है या ओवर हो रहा है कि नहीं। अब देखिए नेक्स्ट में आपको वही बताया गया कि हम बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, ये आपका ये रेंज हो गया कि 36 से लेकर के 37.2 तक काम चलेगा। और ये लो ग्रेड फीवर हो गया, यानी कि इतना फीवर को हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। कितना, 37.4 से लेकर के 32.2 तक, 38.2 तक, है कि नहीं। तो आपका ये 36 से 37.2 तक एकदम नॉर्मल है। लो फीवर जो है वो कहाँ से है, तो 37.4 से लेके 38.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और जो फीवर बोला जाए ना, यानी कि एकदम फीवर है कि नहीं। लो वाला का मतलब कि चलेगा, उतना से कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, ये फीवर है, ये बेड रेस्ट करेगा। तो इसका वाला क्या है, 38.4 से लेके 99 देखिए ये 39 है आपका, सॉरी ये क्या है, 38.4 से लेके 39.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और हाई फीवर वाला जो रेंज है ना, हाई फीवर वाला रेंज भी आपको दिख रहा है क्या, तो 39.4 डिग्री से लेकर के 40.6 तक है। यानी कहने का मतलब क्या, ये 36 से लेकर के 37 वाला नॉर्मल रेंज है, 37 से लेकर के 38 वाला क्या है, एकदम लो फीवर है, और 38 से लेकर 39 वाला क्या है, फीवर है, ठीक है। और 39 से लेकर जो 40 वाला केस है ना, या 40.6 वाला, वो आपका हाई फीवर है। उसमें तो फिर आपको थोड़ा सा क्या करना होगा, सावधानी बरतना होगा और उसका इलाज कराइए, है कि नहीं। इस तरीके से अरे आपको नहीं होगा, टेंशन नहीं लीजिए, आपको पढ़ना है, अभी फीवर लेके क्या करिएगा, इस तरह से। अब देखिए इसमें क्या लिखा गया कि द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी कि 37 डिग्री किसका है, तो ह्यूमन बॉडी का ये नॉर्मल टेम्परेचर है। इतना रहेगा तो काम बनेगा, इससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, इतना हमारा बॉडी का टेम्परेचर रहना चाहिए। अब इससे कम भी हो जाएगा तो दिक्कत है, फिर ऐसा ही रहिएगा पस्त, है कि नहीं, टेम्परेचर रहना चाहिए। देखिए उसके बाद क्या लिखा गया है कि द 2 मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्केल इन विच टेम्परेचर इज रीड आर द सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। यानी कि टेम्परेचर को हम लोग जो मेजर करते हैं, रीड करते हैं, वो 2 तरह का स्केल होता है। एक डिग्री सेंटीग्रेड, है कि नहीं, जिसमें डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, सेल्सियस स्केल उसको बोलेंगे। और दूसरा क्या है, फ़ारेनहाइट स्केल, है कि नहीं। तो वही वाला एक डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर करते हैं और एक फ़ारेनहाइट में करते हैं। तो आपका एक हो गया सेल्सियस स्केल और एक फ़ारेनहाइट स्केल। ये 2 तरह का मेजरमेंट करने का स्केल है कि नहीं। टेम्परेचर को हम लोग जो मेजर करेंगे वो 2 तरह का स्केल में करेंगे, एक सेल्सियस स्केल और एक फ़ारेनहाइट स्केल, है कि नहीं। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब देखिए वो बात बता दिया गया कि डिग्री सेंटीग्रेड वाले को हम लोग ऐसे 37 पॉइंट ऐसे है कि नहीं 0, यानी कि 37 हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो किस में कर रहे हैं, ये डिग्री सेंटीग्रेड में किए हैं। और वही देखिए यहाँ पे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये किस में किए हैं, तो फ़ारेनहाइट में मेजर किए हैं। तो ये हमारा डिग्री सेंटीग्रेड में है और ये फ़ारेनहाइट में है। तो सब 2 तरह का स्केल होता है, दोनों स्केल आपके सामने है, देख लीजिए, थोड़ा आपका भी क्या हो जाएगा, तसल्ली मिलेगा। अब देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसका क्या, प्रिकॉशन फॉर द क्लिनिकल थर्मोमीटर। यानी कि क्लिनिकल थर्मोमीटर को क्या क्या हम लोग को सावधानी रखना चाहिए, यानी कि इसका क्या कैसे तरीके से रख रखाव करेंगे, है कि नहीं। मान लीजिए कोई चीज़ का रख रखाव पे यदि अच्छे से नहीं करते हैं तो उसका लास्टिंग भी बहुत कम होगा,
है कि नहीं, तो ये भी हम लोग को ध्यान रखना है। तो क्या लिखा गया है कि फ्रिक्वेशन फॉर द क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्या क्या उसका सावधानी रहना चाहिए हम लोग को। तो लिखा गया है क्या कि डू नॉट यूज क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन ह्यूमन बॉडी, यानी कि जिसके लिए बना है उसके लिए ही यूज करो ना, यानी कि ह्यूमन बॉडी को टेम्परेचर मेजर करना है किससे, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर से। तो हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का बस ह्यूमन बॉडी के लिए यूज करेंगे, अबे नहीं कि सब में यही को लगा रहे हैं, तब तो फिर लफड़ा होगा। तो यही बताया गया क्या कि डू नॉट यूज क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट, है कि नहीं, किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को टेम्परेचर का मेजर करने के लिए आप क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज मत करिए। किसके लिए करिए, बस ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करिए, तब इसका लास्टिंग अच्छा रहेगा। ये आपको सावधानी बताया जा रहा है कि ऐसे करिएगा तो आपके लिए बेहद आसान रहेगा। फिर उसके बाद क्या लिखा गया है कि ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन ए सन और नियर ए फ्लेम, इट मे बी ब्रेक। बोला गया क्या कि आपको एक चीज और परहेज करना है। अरे क्या करना है, तो यानी कि सन के प्रेजेंस में इधर उधर ज्यादा नहीं रखिएगा और किसी फ्लेम के नजदीक में मत रखिएगा, नहीं तो ये ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। बड़ी कोमल है ये, क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यानी कि बोला गया कि सन के प्रेजेंस में नहीं रखना है और किसी चीज के फ्लेम के नियर में नहीं रखना है, नहीं तो ये ब्रेक कर जाएगा, है कि नहीं। इसको भी ध्यान हम लोग को रखना है कि नहीं। देखिए अब देख रहे हैं हम लोग नेक्स्ट, यानी कि ये सब हम लोग को क्लिनिकल थर्मोमीटर का फ्रीक्वेशन था। पहला नंबर क्या बताया गया कि हम लोग इसको यूज करेंगे तो बस ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करेंगे, और बाकी किसी ऑब्जेक्ट को टेम्परेचर यूज करने के लिए इसका यूज नहीं करेंगे। उसके लिए क्या है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, अरे उसको यूज करो, इसको क्यों सब में लपेटेंगे, ये बात हम लोग को पता रहना चाहिए। फिर उसके बाद बताया गया कि ऑल्सो अवॉइड कीपिंग थर्मोमीटर इन सन और नियर द फ्लेम, यानी कि हम लोग को ये ध्यान रखना है कि सन के नजदीक, अरे सन के पास लेके थोड़ी जाइएगा, यानी कि सनलाइट में ज्यादा नहीं रखना है और फ्लेम के पास इसको नहीं रखना है, नहीं तो ये ब्रेक कर जाएगा। ये भी बात को हम लोग को ध्यान में रखना होगा। जब ये हो गया तो देखिए यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एक बार देख लीजिए एक झलक इस पे, है कि नहीं, क्लिनिकल थर्मोमीटर किस तरह से, या इसमें पारा उरा का जो रोल है कैसे कैसे होता है वो देख लीजिए। ये आपका ग्लास है, इस पे इंडिकेट किया गया है थर्मोमीटर, तो वही सब आपको लिखा गया है कि स्केल लाइन है कि नहीं, और ये सारा चीज इसमें लिखा गया है। और बाकी कुछ नहीं, ऐसा आप देखे हैं, ये नहीं कि कुछ हम आपको यूनिक दिखा रहे हैं, ये सब चीज आप देख के बैठे हैं। अरे जो हम नहीं देखे होंगे वो भी चीज आप देख के बैठे हुए हैं। देखिए अब क्या बोला गया कि फ्रीक्वेशन फॉर द लेबोरेटरी थर्मोमीटर, यानी कि क्या क्या सावधानी लेबोरेटरी थर्मोमीटर के लिए रहना चाहिए। एक के लिए जानेंगे तो दूसरे को क्यों छोड़ेंगे, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि फ्रीक्वेशन क्या क्या रहना चाहिए। लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में हम लोग को क्या क्या सावधानी रहना चाहिए, यानी कि इसको कैसा रख रखाव रहना चाहिए, उसका भी बात कर लेते हैं। अब देखिए इसमें भी लिखा गया है क्या कि इन एडिशन टू द फ्रीक्वेशन नीडेड व्हाइल द रीडिंग ऑफ ए क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है, द लेबोरेटरी थर्मोमीटर should be the kept upright not tilt। टिल्ट इसका मतलब क्या बताया गया आपको, क्या कि जब भी जैसे उसका क्लिनिकल थर्मोमीटर का हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका हम लोग सावधानी रख रहे हैं, उसी तरह से लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हम लोग को सावधानी रखना होगा। क्या चीज, पहला नंबर आपको बताया गया कि इसको जब भी रखना है सीधा रखना है, उल्टा पलटा ऐसे वैसे झुका के नहीं रखना है। टिल्ट का मतलब वही होता है झुका हुआ, तो यानी कि ये आपको झुका के नहीं रखना है, उसको सीधा रखना है कि नहीं, सीधा रहेगा अच्छा से रहेगा, सेफ रहेगा। फिर उसके बाद क्या बोला गया कि बल्ब शुड बी द सराउंडेड, क्या, बल्ब शुड बी द सराउंडेड फ्रॉम द ऑल साइड ऑफ द सबस्टांस ऑफ विच द टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड, ठीक है। द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ कंटेनर, यानी कि मान लीजिए किसी सबस्टांस का मेजर कर रहे हैं हम लोग, यदि उसमें उसका यूज कर रहे हैं किसका, लेबोरेटरी थर्मोमीटर का, तो हम लोग का वैसे जगह पे यूज करना है कि जो जहां पे सबस्टांस है उसके आसपास सबस्टांस है वहां पे उसको यूज करना है, उस बल्ब को ले जाना है थर्मोमीटर का। अब ये नहीं कि वो क्या करना है किसी कंटेनर के सरफेस में उसको टच करा रहे हैं, तो फिर उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। ये बात को इसमें आपका मेंशन किया गया है। अब देखिए ये बात आपको बताया गया, दो कंडीशन बताया गया कि जैसे हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर का प्रिकॉशन दे रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं,
उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर का उसी तरह से सुरक्षा करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको पहला नंबर आप इसको सीधा रखना है, इधर उधर झुका के उल्टा पलटा नहीं रखना है। फिर दूसरा नंबर में आपको बताया गया क्या कि जब भी हम लोग इसका मेजरमेंट करने के लिए यूज करेंगे तो इसका जो बल्ब रहेगा ना, उसके अराउंड चारों तरफ क्या रहना चाहिए, तो यानी कि जो भी सब्सटेंस को मेजर कर रहे हैं वो रहना चाहिए। अब ये नहीं कि उसके कंटेनर के सरफेस में हम टच करा रहे हैं उसका बल्ब को, तो फिर वो क्या हो जाएगा, खराब होने का डर रहेगा, बेकार हो जाएगा फिर, है कि नहीं। इस तरीके से हम लोग को ये सब बात को ध्यान में रखना है। अब देखिए, ये देख लीजिए एक बार क्या कि एक कंटेनर है, उसमें क्या किया गया है, इस थर्मोमीटर को ले गया है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर को ले गया है, तो आपको इसको बीच में रखना है, ये नहीं कि किनारे पटकने लगे उसके कंटेनर पे, तो बेकार हो जाएगा बल्ब भी उसका। ये सब चीज को ध्यान में रखना, और इस तरह से इमेज रहेगा, लाइट इमेज है थोड़ा, लेकिन ध्यान से देखेंगे आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। एक एक ग्लास है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी एक कंटेनर है और इसमें कुछ लिक्विड है और उसको हम लोग मेजर कर रहे हैं लेबोरेटरी के थ्रू, तो इस तरीके से आपको पता चलेगा। बाकी सब चीज है तो आप लोग बनाने में एकदम क्या है, माहिर हैं। अब देखिए एक बात आता है क्या, ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कि हीट का ट्रांसफर कैसे होगा, यानी कि एक जगह से हीट दूसरे जगह जा रहा है तो उसके पीछे क्या क्या माध्यम है, यानी कि कौन कौन सा इसमें कारण है जिसके कारण से हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, तो उसका बात करेंगे हम लोग ट्रांसफर ऑफ हीट में, यानी कि कैसे हीट ट्रांसफर होगा। इसमें 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पहला नंबर जो है आपका कंडक्शन, यानी कि है कि नहीं, ट्रांसफर ऑफ हीट में जो फर्स्ट पॉइंट है वो कंडक्शन है, यानी कि कंडक्शन के थ्रू क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा। क्या होगा, कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होगा। देखिए फर्स्ट में आपको क्या लिखा गया है, फर्स्ट में लिखा गया है कि द ट्रांसफर ऑफ हीट इन ए सॉलिड यूजुअली टेक्स प्लेस बाय दिस मेथड, यानी कि जब सॉलिड में हीट ट्रांसफर होता है तो यूजुअली यानी कि देखेंगे तो मैक्सिमम इसी कंडीशन के थ्रू होता है। किस तरह से, तो कंडक्शन के थ्रू होता है। किस तरह से, कंडक्शन के थ्रू होता है। वही बात को लिखा गया है कि द ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड यूजुअली टेक्स प्लेस बाय दिस मेथड, ठीक है। सबस्टांसेस दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम क्वाइट इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स, यानी कि वैसा सबस्टांस जो क्या करता है, हीट को पास करता है, अलाउ करता है पास होने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। अरे ये तो हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, 6 क्लास में भी पढ़ चुके हैं। कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर का काम क्या रहता है, या अपने से होकर के लाइट को और हीट को क्या करता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को अलाउ करता है पास होने के लिए। और वही इंसुलेटर रहेगा तो क्या है, बेईमान है, वो नहीं पास होने देता है। कंडक्टर क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट को ट्रांसफर होने देगा, लेकिन वही इंसुलेटर नहीं होने देता है। यही बात को इसमें लिखा है कि सबस्टांस दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। एंड दोस दैट डू नॉट, है कि नहीं, उसको क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। यानी कि जो पास होने देगा उसको कंडक्टर बोलेंगे और जो नहीं होने देगा उसको इंसुलेटर बोलेंगे, है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या लिखा गया कि द सबस्टांस दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर ऑफ हीट, उसका हम लोग बोलेंगे कंडक्टर ऑफ हीट। वही बात है कि नहीं, कि जो क्या करेगा, सबस्टांस हीट को पास होने देगा उसको कंडक्टर ऑफ हीट बोलेंगे हम लोग। और फिर बोलेंगे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम आर द एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर। जितने भी मेटल हैं वो सब क्या होंगे, कंडक्टर होंगे। ये सब मेटल जितने भी आपको दिख रहे हैं, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, कंडक्टर हैं। और ये क्या करेंगे, हीट को ट्रांसफर होने देंगे। जा बाबू जा, है कि नहीं, हीट को ट्रांसफर होने देंगे। अब देखिए नेक्स्ट में आप देख लीजिए कंडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है कि नहीं। कोई भी चीज हम लोग जब इमेज से देखते हैं ना तो माइंड में एकदम सेट हो जाता है, इसलिए हम लोग इमेज को रिलेट कर रहे हैं और कुछ लॉजिक नहीं है। सॉरी, देखिए थोड़ा सा अभी क्या है कि सर्दी का मौसम है तो थोड़ा सा इधर उधर तो होगा ही। देखिए कंडक्शन में क्या है, कंडक्शन में आपका लिखा गया है क्या कि द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द मटेरियल बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, यानी कि इसमें क्या होगा, कंडक्शन वाले में देखेंगे क्या कि वो डायरेक्ट मटेरियल से हीट ट्रांसफर होता है। थोड़ा सा इस इमेज को समझने का कोशिश करिएगा। जैसे यहां से यहां तक एक कंटेनर है, ठीक है, और इसमें कोई भी आपका मटेरियल है, ठीक है, फूड है या कुछ भी है, हम लोग उसको क्या किए हैं, एक फ्लेम पे रखे हैं, एक बर्नर के फ्लेम पे रखे हुए हैं और हीट को यहां से प्रोवाइड कर रहे हैं। जब हम लोग हीट देंगे, बर्नर के थ्रू क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो जब ये हीट होगा तो आप देखेंगे क्या कि जो एक कंटेनर का हैंडल होगा ना,
वो भी हीट हो जाएगा। अरे हैंडल पर तो हीट नहीं दे रहे हैं, तो वो कैसे हीट हो रहा है? तो हीट यहाँ से वहां तक ट्रांसफर होके चला जा रहा है, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, और यहाँ तक पूरा का पूरा क्या हो गया, हीट हो गया एकदम। कभी कभी देखिएगा कि हैंडल ऐसे पकड़ने का, अरे हैंडल ये क्या हुआ, छूट जाता है, हो जाता है ना, इस तरह से होता है। क्यों होता है? उसके पीछे यही है क्या, कंडक्शन। कंडक्शन के कारण होता है, यानी कि एक जगह से हीट ट्रांसफर होकर के वहां तक चला जाता है, एक कंडक्शन में हम लोग को देखने को मिलता है। वही बताया गया क्या, कि किसी बर्नर के थ्रू जब हम लोग कंटेनर को हीट करेंगे तो उसका हैंडल भी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये हीट का ट्रांसफर हो रहा है वहां तक। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इसमें कंडक्टर का रोल है। ये इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्शन प्रोसेस बोलेंगे। ये आप एग्जाम्पल को ध्यान रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट में क्या लिखा गया है। नेक्स्ट में लिखा गया है कि द सबस्टांस दैट डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इंसुलेटर। इसका मतलब क्या लिखा गया, वैसे सबस्टांस जो क्या करते हैं, हीट को अलाउ नहीं करते हैं पास होने के लिए, तो वो इंसुलेटर बोलेंगे या पुअर कंडक्टर बोलेंगे। पुअर कंडक्टर का मतलब क्या, वो कंडक्टर नहीं है, बेकार है वो, तो उसको हम लोग इंसुलेटर बोलेंगे या पुअर कंडक्टर बोलेंगे अपने खुशी के लिए, है कि नहीं। अब फिर क्या लिखा गया है कि प्लास्टिक उसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वुड, है कि नहीं, जो भी आपका इंसुलेटर है वो सब उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। प्लास्टिक लिखिए, वुड लिखिए, रबर लिखिए, है कि नहीं, वो सब किसका एग्जाम्पल होगा, तो इंसुलेटर का वो सब एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये सब पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। क्या कि कन्वेक्शन जब हम लोग बात करेंगे, है कि नहीं, कंडक्शन बात करेंगे, तो उसमें हम लोग को ये सब चीज पता रहना चाहिए। और ये कंडक्टर इंसुलेटर तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, कंडक्टर किसको बोलेंगे और इंसुलेटर किसको बोलेंगे। और ये हीट का बात हो रहा है इसलिए इसको हीट से रिलेट कर रहे हैं। तो हीट से आप रिलेट करिएगा तो क्या बोलिएगा कि जिससे हीट पास हो जाएगा उसको कंडक्टर बोलेंगे। किस चीज का, तो हीट का कंडक्टर बोलेंगे। और जिससे नहीं पास होगा तो उसको हम लोग इंसुलेटर बोलेंगे, सिंपल। अब देखिए हीट ट्रांसफर का जो दूसरा टॉपिक है कन्वेक्शन, वो क्या, कन्वेक्शन अब हम लोग पढ़ेंगे। कन्वेक्शन को देखिए क्या लिखा गया है, द ट्रांसफर ऑफ हीट इन ए लिक्विड एंड गैसेज। क्या, द ट्रांसफर ऑफ हीट इन ए लिक्विड एंड गैसेज, यानी कि आपको बताना है क्या, कि ट्रांसफर जो हीट होता है लिक्विड में या गैसेज में टेक प्लेस बाय ए कन्वेक्शन। क्या, वो कन्वेक्शन के थ्रू होता है। अब ये क्या लिखा गया कि लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज आर ए रिजल्ट ऑफ ए अनइक्वल हीटिंग ऑफ एयर प्रेशर। यानी कि जो इसका मेन जो एग्जाम्पल है वो क्या है, तो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज है। इसका मेन एग्जाम्पल क्या है, तो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज है। और इसका रिजल्ट एक कैसे होता है, तो अनइक्वल हीटिंग के कारण ये देखने को मिलता है। वही बात को इसमें लिखा गया है कि ट्रांसफर ऑफ हीट इन ए लिक्विड एंड गैसेस टेक प्लेस बाय कन्वेक्शन, यानी कि हीट का ट्रांसफर होना, है कि नहीं, उसको हम लोग कन्वेक्शन बोलेंगे। कैसे, तो ये आपको देखने को मिलेगा कि कभी टेम्परेचर मान लीजिए किसी चीज का कम है और किसी का ज्यादा है, तो ज्यादा वाले की तरफ से कम वाले की तरफ जाएगा। ये ओबियसली, ये देखिए आपका पूरा इन्वायरमेंट में ये चीज काम करता है। क्या, सारा चीज में ये काम करता है कि जो अप वाले हैं वो लो वाले की तरफ आते हैं, है कि नहीं, अप से लो के। मान लीजिए कि दो कंटेनर है, एक में क्या है, लिक्विड फुल है और एक में क्या है, हाफ है। तो आप जब दोनों को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, हाई वाले से लो वाले की तरफ आएगा। उस तरह से हम लोग पोटेंशियल में भी बात करते हैं, है कि नहीं, सारे चीज में उसी तरह से बात करते हैं। उसी तरह से इसमें भी देखेंगे कन्वेक्शन वाले में, तो ये सब आपका क्या है, हीट का ट्रांसफर है, वो लिक्विड में हो या गैस में हो तो कन्वेक्शन बोलेंगे। वो कारण क्या है, दो इसका देखिए मेन एग्जाम्पल क्या है, एक लैंड ब्रिज और एक सी ब्रिज। ये लिखा गया है क्या, कि लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज आर ए रिजल्ट अनइक्वल हीटिंग ऑफ एयर प्रेजेंट ऑन द ओवर लैंड एंड सी बाय द सन। यानी कि अनइक्वल कहने का मतलब क्या, कि कभी क्या होता है कि सी ज्यादा हीट रहता है, कभी लैंड ज्यादा हीट रहता है, और ये दोनों बैलेंस नहीं रहने के कारण से क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है। एक जगह से हीट दूसरे जगह तक जाता है, हीट ट्रांसफर होता है। क्यों, क्योंकि अनइक्वल टेम्परेचर होने के कारण से ऐसा होता है। ये बात को इसमें लिखा गया है। अब देखिए फिर क्या उसके बाद लिखा गया है, ध्यान देंगे। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आपको लिखा गया है कन्वेक्शन, यानी कि कन्वेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो कन्वेक्शन का सिंपल प्रोसेस समझेंगे हम लोग, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसका एग्जांपल बहुत बेस्ट है और बहुत समझने के लिए आसान भी है, आप ये चीज को कर भी सकते हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक कोई कंटेनर है जिसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है, और क्या करते हैं हम लोग कि उसके नीचे फ्लेम लगा दिए, बर्नर लगा दिए और उसको धीरे धीरे हीट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे क्या कि वाटर हीट हो रहा है,
तो जो वाटर हीट हो रहा है ना वो वाटर ऊपर की तरफ जाएगा, और जो हीट नहीं हुआ है यानी कि जिसका टेम्परेचर कम है वो नीचे की तरफ जाएगा, और जो हीट हो रहा है ऊपर की तरफ जाएगा। अब बोलिए ऐसा कब आप देखे हैं, देखे होंगे कभी कभी कि आप वाटर को हीट कर रहे हैं और फिर ऊपर से जब ऐसे टच करके देखते हैं तो देखते हैं अरे कितना हीट है कि नहीं, कितना गर्म है, और जब फिर नीचे देखते हैं तो कहते हैं ये तो ठंडे रह गया नीचे। तो इस तरह से क्यों होता है, क्योंकि जो हीट हो जाता है ना वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और जो हीट नहीं रहता है वो नीचे की तरफ आ जाता है, यानी कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और जिसका टेम्परेचर कम रहता है वो नीचे की तरफ रहता है। तो वही इस प्रोसेस में देखने को मिलता है क्या, कि जब आप यहाँ फ्लेम के थ्रू देंगे हीट, जब हीट देंगे तो क्या होगा, हीट होगा और हीट होकर ऊपर की तरफ जाएगा, और जो ठंडा वाला होगा यानी कि जिसका टेम्परेचर कम होगा वो नीचे की तरफ आएगा। इस प्रोसेस में वही देखने को मिलता है। इस तरह से यही बनाया गया है कि जो हीट होते जाएगा ऊपर की तरफ जाएगा, है कि नहीं, और जो हीट नहीं रहेगा वो नीचे की तरफ फिर से आ जाएगा। इस तरीके से यही बनाया गया। इसका मतलब वही है कि जो हीट होगा ऊपर की तरफ जाएगा और जो हीट नहीं रहेगा वो नीचे की तरफ आएगा। यही आपका बनाने का पीछे लॉजिक है पूरा का पूरा। यही लिखा गया आपको कि वार्म मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जाएंगे और जो कोल्ड मॉलिक्यूल हो गए वो नीचे की तरफ आएंगे। देख लीजिए सारा चीज आपको यही क्लियर कर रहा है। ये आपका कन्वेक्शन का प्रोसेस है कि नहीं, एकदम सिंपल है, बेस्ट है पूरा। ये सब चीज आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट का बात करते हैं। अब बताया गया रेडिएशन, कन्वेक्शन तक हो गया, रेडिएशन को एक बार देखते हैं। रेडिएशन क्या है, तो देखिए रेडिएशन का बात करते हैं। लिखा गया है रेडिएशन में क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय ए रेडिएशन रिक्वायर नो मीडियम, यानी कि रेडिएशन के लिए हम लोग को मीडियम का रिक्वायर नहीं है। हीट ट्रांसफर होगा जब रेडिएशन में तो हमको मीडियम नहीं चाहिए, आराम से ऐसे ही हो जाएगा। कैसे, लिखा गया है कि ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन रिक्वायर नो मीडियम, मीडियम का जरूरत नहीं है। फिर लिखा गया है कि हीटिंग ऑफ अर्थ बाई सन इज एग्जाम्पल ऑफ हीट ट्रांसफर बाई रेडिएशन, यानी कि सन कहाँ है, अर्थ कहाँ है, और वो क्या करता है, सन के रेडिएशन के कारण वहां से सनलाइट जब यहाँ तक आता है तो पूरा का पूरा ये अर्थ को हीट कर देता है। तो हीट का ट्रांसफर कैसे हुआ, वहां से तो तार नहीं आया है, यहाँ तक कनेक्शन तो नहीं है, तो फिर हो कैसे रहा है। ये सब होता है किसके कारण, तो ये सब होता है आपका रेडिएशन के कारण। किसके कारण होता है, तो रेडिएशन के कारण होता है। तो ये सब चीज को हम लोग को याद रखना है कि हीट का जो ट्रांसफर का थर्ड स्टेप है वो क्या है, रेडिएशन है। 3 टाइप का था, तो फर्स्ट वाला क्या हुआ मेरा बताइए, कंडक्शन हुआ, सेकंड वाला कन्वेक्शन हुआ, और थर्ड वाला क्या हुआ, रेडिएशन हुआ। तो रेडिएशन में हमको मीडियम का जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही हो जाएगा। सन कहीं और है, अर्थ कहीं और है, उसको वहीं से चाबी दे दिया, हीट हो गया, है कि नहीं, यानी कि वहां से सनलाइट यहां तक आ गया, इसको हीट कर दिया। यही बात इसमें लिखा गया है क्या, कि ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन रिक्वायर नो मीडियम, हीटिंग ऑफ अर्थ बाय सन इज एन एग्जांपल ऑफ हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन। ये बोला गया क्या, कि जब सन क्या करता है, अर्थ को हीट करता है, तो किस एग्जाम्पल में इसको लेंगे हम लोग, तो रेडिएशन वाले एग्जाम्पल में लेंगे। इसमें मीडियम का कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई, है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या लिखा गया है, सी ब्रिज। अब देखिए सी ब्रिज में क्या देखेंगे, सी ब्रिज किसको बोलते हैं और लैंड ब्रिज किसको बोलते हैं। देखिए थोड़ा सा ये समझने का कोशिश करेंगे। पहला नंबर आप देख लीजिए, एक बार इसको डिफाइन को पढ़ लीजिए। क्या लिखा गया है, द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया, है कि नहीं, जो लोग रहते हैं कोस्टल एरिया में वो इसको एक्सपीरियंस करेंगे। क्या, कि पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया एक्सपीरियंसेस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना, ठीक है, ड्यूरिंग द डे एंड द लैंड गेट्स हीटेड, ठीक है, फास्टर देन द वाटर एंड द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइज अप। क्या बोला है, देखिए बोला है क्या, कि देखिए जो चीज जल्दी गर्म होता है ना वो जल्दी ठंडा भी होता है। देखिए कोई कोई व्यक्ति को आप देखे होंगे कि उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो जिसका गुस्सा बहुत तेजी से आएगा ना उसका गुस्सा तेजी से शांत भी होता है। लेकिन जो लोग गुस्सा नहीं करते हैं, जो लोग गुस्सा नहीं करते हैं, उनका एक बार गुस्सा आ गया ना अलग ही मूड में आ जाते हैं। पता नहीं भाई इसको गुस्सा कैसे आ गया, लोग फिर ये सोचते हैं अरे तो गुस्सा आता नहीं था, ये कैसे गुस्सा करने लगा। वही बात है कि देखिए दिन में क्या होता है कि लैंड बहुत तेजी के साथ हीट होता है, तो ये लैंड तेजी के साथ हीट होता है तो रात में ठंडा भी जल्दी हो जाता है। और वही वाटर के साथ क्या कंडीशन है, कुछ जल्दी गर्म नहीं होता है, जल्दी हीट नहीं होता, लेकिन एक बार हीट हो गया तब तो उसको ठंडा होने में बहुत टाइम लगेगा। वो रात को भी जल्दी ठंडा नहीं होता है, लैंड पता चलता है ठंडा हो गया और वाटर अभी हीटे है कि नहीं। तो ये हम लोग का कंडीशन होता है। और देखिए थोड़ा सा इससे लॉजिक समझिए, क्या साइंस का इसमें लॉजिक क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि लैंड आपका हीट हो गया, तो जो हीट होगा ना तो वहां का एयर क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा।
जो चीज हीट होता है वहां का एयर क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। तो हल्का होने के कारण से अब वहां से क्या होगा, शिफ्ट होके दूसरी तरफ चल जाएगा, यानी कि वो जो एयर होगा वहां का लैंड के पास वाला वो चल जाएगा सी के तरफ, और जो सी के पास वाला होगा वो आ जाएगा लैंड के तरफ। क्यों आ जाएगा, क्योंकि अब यहाँ वाला हीट हो गया तो हीट होके उधर चला गया, और जो वहां हीट नहीं हुआ था वो इधर आ गया। इस तरह से देखने को मिलता है। वही बात बताया गया कि जो लोग रहते होंगे कोस्टल एरिया में वो इस फिनोमिना को फील किए होंगे। किस चीज को, तो सी ब्रिज को। फिर उसके बाद क्या लिखा गया कि एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, और बताया गया कि ड्यूरिंग द डे लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर, यानी कि दिन में क्या होता है कि जो लैंड है वो तेजी से हीट होता है कंपेयर टू वाटर। वाटर के कंपेयर में लैंड क्या होता है, तेजी से हीट होता है, ऑब्वियस सी बात है। फिर उसके बाद क्या लिखा गया कि द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइज अप, और क्या होते हैं, लैंड के पास का जो एयर रहता है वो हीट तेजी से होता है तो क्या हल्का होकर राइज अप करता है, यानी कि वहां से मूव करता है, सी की तरफ जाता है, और सी वाला जो ठंडा रहता है वो इधर आता है। सिंपल सा बात यही है, बस यही घुमा फिरा के आपको कह रहा है। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। अब एग्जाम्पल में आप ये रेडिएशन का एग्जाम्पल लिखा हुआ था क्या, जैसे हम लोग रेडिएशन में कि सन यहाँ पे था, अर्थ के पास आ रहा था वो सनलाइट, तो कोई बिना मीडियम का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वो आ जाएगा। एक कंडक्शन वाले में क्या है कि यहाँ पर फ्लेम जल रहा है, एक रॉड को रखिएगा तो रॉड वहां पे है फ्लेम के पास, फिर भी आपको हाथ को क्या करेगा, हीट कर देगा, एकाएक क्या करिएगा, अरे बाप, है कि नहीं। तो इस तरह से आप कंडक्शन वाले को देख सकते हैं। और कन्वेक्शन वाले को भी उसी तरह से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि जो मॉलिक्यूल को क्या किया, हीट किया, तो उसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है, और जो हीट नहीं रहता है वो नीचे की तरफ करता है, और उस तरह से पूरे को क्या कर देता है, हीट करने का काम करता है। तो ये भी क्या है, कन्वेक्शन प्रोसेस है। रेडिएशन वाले का तो कोई मीडियम का लफड़ा ही नहीं है, वो कहीं और है, दूसरे को हीट कर देगा दूरे से। जैसे देखे होंगे कभी कभी क्या कि मान लीजिए कि टीचर स्टिक से मारा, ठीक है, तो कौन सा प्रोसेस हुआ बताइए। अब तो थोड़ा सा तो दिमाग लगे, कंडक्शन हुआ क्या, कोई एकदम आपको क्या कर रहा है, सॉलिड से दे रहा है, तो आपको कंडक्शन का प्रोसेस हुआ। लेकिन वही यदि बात किया जाए रेडिएशन का, तो कुछ ऐसा बोल देगा ना कि आपको वहीं से झटका लग जाएगा, लगेगा मार से भी ज्यादा खतरनाक है। तो वो कौन सा प्रोसेस हुआ, रेडिएशन हुआ। कंडक्शन में क्या किया, आपको पीटा, ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि भाई मारा स्टिक से तो चोट लगा। लेकिन टीचर क्या करेंगे कि आप रेडिएशन प्रोसेस से समझिए, तो बिना कुछ किए आपको ऐसा कर देंगे ना कि मार से भी ज्यादा खतरनाक होगा। तो मेरा प्रोसेस कौन सा होगा, तो रेडिएशन वाला प्रोसेस होगा। तो ये सब चीज को ध्यान रखना है ना। इसलिए टीचर के सामने ज्यादा नटंकी नहीं करें, नहीं तो गुस्सा में कुछ बोल देंगे, पता चला कि वो मार से भी ज्यादा खतरनाक हो गया। इस तरह से अब देखिए नेक्स्ट में क्या लिखा गया है कि द कूलर एयर फ्रॉम द सी रसेज इनटुवर्ड द लैंड, ठीक है। जो ठंडा एयर होता है सी के तरफ, वो क्या होता है, लैंड के तरफ आता है। इट टेक प्लेस एंड द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल, एंड द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रिज, है कि नहीं। अब ये बोला गया क्या कि ये होता क्या है कि जैसे लैंड हीट हुआ तो लैंड वाला एयर सी के तरफ जाएगा, और जो सी के तरफ कोल्ड है वो ठंडा वाला एयर इसके तरफ आएगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सी ब्रिज। उसको क्या बोलते हैं, सी ब्रिज, यानी कि ये क्या हो गया, सी ब्रिज का प्रोसेस हो गया। वही बोला गया है क्या कि द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड ए सी ब्रिज बोलेंगे उसको, है कि नहीं। यानी कि जो क्या लैंड हीट होता है सी के तरफ यहां से जाता है एयर, और सी के तरफ से एयर लैंड के पास आता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सी ब्रिज बोलते हैं। देख लीजिए, इसका भी इमेज एक बार देख लेंगे ताकि आपको उसको इमेज से रिलेट करेंगे तो आपको फाइनली पता चलेगा। क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर द सी ब्रिज, सी ब्रिज क्या है। देख लीजिए, सी ब्रिज आपके सामने है क्या नहीं है। देखिए बोला क्या कि वार्म लैंड सरफेस। अब यहाँ पे लैंड सरफेस क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट है तो क्या होगा, यहाँ से अब ये वार्म है ना, यहाँ से अब ये देखने को मिलेगा क्या, ये लिखा गया है कि कोल्ड एयर, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है क्या कि जैसे लैंड बहुत ज्यादा हीट होगा तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो एयर होगा इस तरफ जाएगा, और यहाँ से जो एयर होगा इस तरफ जाएगा। यानी कि जो यहाँ हीट होगा तो वो सी के तरफ जाएगा, और जो सी के तरफ वाला होगा वो इसके तरफ आएगा। तो वही बोला गया है कोल्ड सी सरफेस, है ना। तो ये क्या देखने को मिलेगा हम लोग का, तो यहाँ से देखने को मिलेगा कि एक प्रोसेस किसका है, तो सी ब्रिज का प्रोसेस है। विथ अल्टीट्यूड द एयर कूल, ये सब आपको बात बताया गया है इमेज में। बस हम लोग को फाइनली ये सोचना है कि जहां पर हीट ज्यादा होगा, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, वहां का एयर क्या होगा, हल्का होगा, हल्का होकर वहां से भागना चालू करेगा, और कहाँ जाएगा, जहां पर एयर क्या होंगे, कोल्ड होंगे, टेम्परेचर जहां कम होगा, और ये कम टेम्परेचर वाले जाएंगे कहाँ पे, जहां पर उनको स्पेस मिलेगा। तो यहाँ वाला हट गया है तो यहाँ पर ये जाके अपना उसका जगह पूर्ति करेगा, वहां पर इसका जगह लेगा, है कि नहीं। तो ये बात को हम लोग को ध्यान में रखना है।
तो ये सब पूरा प्रोसेस किसका है, तो सी ब्रिज का ये सब पूरा प्रोसेस है। अब देखिए नेक्स्ट में आपको बताया गया क्या कि लैंड ब्रिज क्या होता है। सी ब्रिज का बात कर लिए, तो अब लैंड ब्रिज क्या होता है। दोनों एक ही टर्म है, बस एक दूसरे से रिलेट करता हुआ। अब इसमें क्या होगा कि सी हीट रहेगा, लैंड क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। अब बोला गया क्या कि एट ए नाइट, क्या जब रात का बात आता है, उस समय का बात, कि इट इज एग्जैक्टली रिवर्स। जब रात में देखेंगे तो ये काम एकदम उल्टा हो जाता है। क्या लिखा गया है कि द वाटर कूल्स डाउन। वाटर क्या होते हैं, कूल डाउन होते हैं कितना, तो मोर स्लोली देन लैंड। यानी कि जो देखिए वही बताए थे कि जो तेजी से हीट होता है वो तेजी से ठंडा भी होता है, और जो धीरे धीरे हीट होता है ना वो धीरे धीरे ठंडा भी होता है। फिर रात में कंडीशन उल्टा हो जाता है, क्या कि वाटर क्या होंगे, कूल डाउन होंगे धीरे धीरे, है कि नहीं, धीरे धीरे होंगे, स्लोली होंगे। और वही देखने को मिलेगा क्या कि द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी। और जो ठंडा एयर है किसके तरफ, तो लैंड के तरफ, वो कहाँ जाएगा, सी की तरफ जाएगा। और उधर गर्म है तो गर्म वाला इधर आएगा, है कि नहीं, यही चलेगा। तो दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रिज। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैंड ब्रिज बोलेंगे। तो देखिए ये टर्म का आप एकदम अब सिंपल याद रख सकते हैं। क्या, यदि लैंड के पास क्या होगा, ठंडा एयर होगा, तो उसको हम लोग लैंड ब्रिज बोलेंगे। यदि वाटर के पास ठंडा होगा एयर, तो उसको हम लोग बोलेंगे सी ब्रिज बोलेंगे। और कब होगा, तो लैंड के पास कब होगा ठंडा, तो रात में होगा। और उसके सी के पास कब ठंडा होगा, तो दिन में होगा। तो ये हम लोग को याद रखना है कि जब ठंडा होगा किसके पास, लैंड के पास एयर, तो उसको हम लोग लैंड ब्रिज बोलेंगे। और जब सी के पास रहेगा तो हम लोग उसको सी ब्रिज बोलेंगे। ये रट लीजिए, रट्टू तोता के तरह, है कि नहीं। लेकिन मेरे सेशन में आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा बस दिमाग रखेंगे एक जगह, पूरा का पूरा आपका ये उतर जाएगा, है कि नहीं। तो वही बताएगा आपको कि नाइट में देखने को मिलता है कंडीशन लैंड ब्रिज का, और डे में किसका देखेंगे, तो सी ब्रिज का देखेंगे। देख लीजिए इसका भी इमेज, अब यहां से आप रिलेट करेंगे। लैंड क्या है, ठंडा हो गया, कूलर हो गया, कब, तो नाइट में, है कि नहीं। अब यहां से क्या होगा, अब ये सी जो है वार्मर है, अभी भी क्या है, वार्म है। तो यहां से जो वार्मर एयर है इधर आएगा, और यहां से जो कोल्ड वाला है वो इधर जाएगा, है कि नहीं। यही चक्कर चलते रहता है, ये साइकिल चलते रहता है, यही आपको बताया गया है। अब देखिए नेक्स्ट में क्या लिखा गया है। अब ये टॉपिक आपका जो है लास्ट टॉपिक है, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिखा गया है क्या कि काइंड ऑफ क्लॉथ वी वियर इन विंटर एंड समर। यानी कि हम लोग को देखिए अलग अलग टाइप का क्लॉथ पहनते हैं, गर्मी में कुछ अलग, ठंडा में कुछ अलग पहनते हैं। ऐसा क्या लॉजिक है जो हम लोग ऐसा करते हैं, ठंड में कुछ अलग पहनते हैं, गर्मी में कुछ अलग पहनते हैं, एक एक क्यों नहीं पहनते हैं। ये जो ठंडा में पहने हैं गर्मी में क्यों नहीं पहनते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए दिक्कत क्या है, ये तो मान लीजिए कि स्वेटर से आप समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कलर का भी इंपॉर्टेंस है कि नहीं। हीट पड़ रहे हैं तो हीट का यहाँ रोल है। देखिए जैसे मान लीजिए कि हम लोग गर्मी में क्या पहनना चाहिए, गर्मी में हम लोग को व्हाइट पहनना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को गर्मी में व्हाइट पहनेंगे तो क्या होगा, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, तो हम लोग को उतना गर्मी फील नहीं होगा, हीट उतना फील नहीं होगा। लेकिन वही यदि ब्लैक पहन लिए गर्मी में, तब क्या होगा, पूरा का हीट का क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। हीट को ऑब्जर्व करेगा तो लगेगा एकदम क्या हो गया, नोचने लगे, है कि नहीं, एकदम खुजलाने लगिएगा, इतना गर्मी आपको लगेगा। क्यों, क्योंकि वो जो ब्लैक कलर है ना वो हीट को ऑब्जर्व कर रहा है कि नहीं। और वही व्हाइट पहने है तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, एकदम आराम फील करिएगा। और वही आपको क्या करना है, उल्टा करना है। ठंडा में क्या पहनना है, डीप कलर वाला पहनना है, यानी कि ब्लैक पहनिए। ब्लैक पहनिएगा, हीट ऑब्जर्व करेगा, थोड़ा सा क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। और अभी व्हाइट पहनिएगा तो कोई फायदा नहीं, है कि नहीं, चमकाइए। ये बात हम लोग को ध्यान रखना है काइंड ऑफ क्लॉथ का, है कि नहीं, कि हम लोग को समर में क्या पहनना चाहिए, व्हाइट, और विंटर में क्या पहनना चाहिए, तो हम लोग को डार्क कलर का पहनना चाहिए, ब्लैक कलर का पहनना चाहिए। फिर देखिए उसके बाद क्या लिखा गया है कि डार्क सरफेस ऑब्जर्व मोर हीट देन। अब क्या लिखा गया है कि द डार्क सरफेस ऑब्जर्व मोर हीट। जो डार्क सरफेस रहता है वो ज्यादा से ज्यादा हीट को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। वही लिखा है कि डार्क सरफेस ऑब्जर्व मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विथ डार्क कलर क्लॉथ इन द विंटर। यानी कि जो डार्क कलर रहता है वो क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा हीट को ऑब्जर्व करता है। तो जब हम लोग विंटर में डार्क कलर का पहनेंगे तो हम लोग कंफर्ट रहेंगे, अच्छा फील करेंगे, है कि नहीं। ये बात को इसमें लिखा गया है। और फिर क्या लिखा गया है कि लाइट कलर क्लॉथ रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट that fall on the them, ठीक है, और therefore we feel more comfortable wearing them in summer। देखिए दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि डार्क सरफेस वाले को आपको कब पहनना है, तो विंटर में पहनना है। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम हीट को क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, और आपको पहनने में अच्छा फील होगा कब, तो आपको विंटर में।
और वो व्हाइट लाइट वाले के क्या बताया गया है कि लाइट कलर का जो रहेगा, लाइट कलर के पीछे क्या लॉजिक है, को पूरा का पूरा हीट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, हीट को रिफ्लेक्ट करता है। तो क्या होगा कि आप जब उसको हम लोग गर्मी के दिन में पहनेंगे, समर में पहनेंगे, तो अच्छा कंफर्टेबल फील होगा। ये हम लोग को याद रखना है कि डीप कलर का जितना भी होगा, डार्क कलर का, वो हम लोग को विंटर में पहनना है, और लाइट कलर वाले को हम लोग को गर्मी में यूज करना है कि नहीं। तो ये सब बात आप लोग को जानकारी रखना चाहिए, और तब चमकाइए, नहीं कि ठंडा में पहन के निकल गए एकदम पूरा, है कि नहीं, तो फिर मार देगा ठंडी। अब देखिए नेक्स्ट में आपको वही इमेज दिखाया गया है कि विंटर वाले का कुछ कलर हम लोग को ध्यान रखना चाहिए और क्लॉथ का ध्यान रखना है। और देखिए समर वाले में कितना बाबू आराम से घूम रहा है, तो ये सब चीज को हम लोग को याद रखना है। एकदम व्हाइट मार करके हाफ हाफ, है कि नहीं, ये पूरा एकदम साफ कर दिया है। तो इस तरीके से हम लोग को ध्यान देना है कि समर में कौन सा यूज करेंगे और विंटर में कौन सा यूज करेंगे। तो ये सब बात आपको बताया गया, काइंड्स ऑफ क्लॉथ, कि कौन सा क्लॉथ को कब यूज करना है, उसके पीछे लॉजिक हीट वाला लगाएंगे, है कि नहीं, ताकि हम कंफर्ट भी रहें और वो टाइम टू टाइम यूज करेंगे। बस ये हमारा काम होना चाहिए। और फिर देखिए नेक्स्ट में क्या बताया गया कि इन विंटर वी यूज वुलन क्लॉथ, ठीक है। वूल इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब क्या बोला है कि हम लोग क्या करते हैं कि विंटर में हम लोग क्या करते हैं, ऊन वाला चीज यूज करते हैं। सिंपल सा बात है क्या, अभी देखिए पहन के हम स्वेटर पढ़ा रहे हैं, क्या पहने हैं, स्वेटर पहन के पढ़ा रहे हैं। तो क्यों हम लोग यूज करते हैं स्वेटर को, यानी कि ऊन वाला क्यों यूज करते हैं, तो वही बताया गया है कि इन विंटर वी यूज वुलन क्लॉथ। वुलन क्लॉथ को यूज करते हैं क्यों, कि वूल इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का क्या है, वो पुअर कंडक्टर है, यानी कि इंसुलेटर है। क्या बोला गया कि द एयर गेट ट्रैपेड इन टू द बिटवीन द वूल फाइबर, दिस एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ द हीट फ्रॉम आवर बॉडी और कोल्ड सराउंडिंग विच मेक्स अस फील वार्म। अब ये क्या बोला गया कि ठंडे जगह पे भी आप रहेंगे ना, तो एयर को क्या करेगा, आपके अंदर जाने से रेसिस्ट करेगा, है कि नहीं, वो क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा। तो जिसके कारण से आपका अंदर में गर्मी बनाए रहेगा। तो स्वेटर पहने रहेंगे तो कोई कंफर्टेबल रहिएगा, आपको ठंडा नहीं लगेगा, है कि नहीं। तो ये सब बात को ध्यान रखते हुए हम लोग ये सब चीज का यूज करते हैं। तो वही बात लिखा गया, क्या लिखा गया कि इन विंटर वी यूज वुलन क्लॉथ। हम लोग वुलन क्लॉथ का यूज करते हैं, क्यों करते हैं, तो वूल इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वो क्या है, हीट का पुअर कंडक्टर है। दे गेट द ट्रैपेड बिटवीन द wool fibers and this air prevent to the flow of the heat, ठीक है, फ्रॉम द आवर बॉडी टू कोल्ड सराउंडिंग द एयर। यानी कि ये जो वातावरण बाहर में ठंडा बना हुआ है, उससे हम लोग को सुरक्षा देता है और हम लोग को अंदर बॉडी वार्म रहता है जब वुलन वाला पहनते हैं। तो नहीं तो ऐसे पता चला कि रोड पर निकल रहे हैं, कांप रहे हैं, इसलिए आप पहन उहन के निकलिए, ठीक है। और यहाँ ये आपका चैप्टर खत्म होता है, जो चैप्टर 4 था हीट, यहाँ पर खत्म हो गया। एक बार हम आपको रिकॉल करा दें ये चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में पढ़े क्या, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर के बारे में जाने। जब टेम्परेचर के बारे में जान गए, वहां पर फिर हम लोग सीखे मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को मेजर कैसे करेंगे। जब वो बात को हम लोग जान गए, उसके बाद हम लोग बात किए थर्मोमीटर के बारे में। 2 टाइप्स के थर्मोमीटर हो गया, क्लिनिकल थर्मोमीटर और फिर कौन सा, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। और फिर वो दोनों को सुरक्षा के बारे में कि उसका फ्रीक्वेशन कैसे करेंगे। थर्मोमीटर है तो उसका यूज भी अच्छे तरीके से करना है। फिर उसके बाद एक टॉपिक आया क्या, ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट ट्रांसफर का वो टॉपिक जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था आपका, है कि नहीं। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये सब पढ़े हम लोग। फिर देन उसके बाद हम लोग पढ़े क्या कि हम लोग का क्लॉथ वाला जो रिलेशन था ना, कि कैसा कैसा क्लॉथ यूज करना चाहिए। और देखिए और रेडिएशन वाले का जब बात किए थे तो उसमें और 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट था आपका, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। इस तरह से आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। हमें उम्मीद होगा कि ये चैप्टर क्या है, हमको एकदम प्योर उम्मीद है क्या कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इसलिए हम आपसे जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये चैप्टर को लास्ट तक देखें और एक बार देखने के बाद आप नोट्स बनाएं और नोट्स को रिवीजन करें, ताकि ये चैप्टर पर आपका पूरा एकदम क्या हो जाए, कॉन्फिडेंस हो जाए, है कि नहीं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।